अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। मुझे कहते हैं हुदा शाह। नाज़रीन, आज सियासी मंजरनामे में कई चीज़ों की डेवलपमेंट हुई है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि केपी में ग्रैंड जिरगा हुआ और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कलदम तंजीम से बात करने का इख्तियार मांगा है। अब मुज़ाकराती कमेटी तो बन चुकी है, क्या मामलात हल हो जाएंगे या नहीं होंगे ये अब देखना है। इसके अलावा IPP से रिलेटेड भी बहुत अच्छी खबरें आई हैं। 5 IPPs को ख़त्म करने का मुआहदा ख़त्म किया गया है और वज़ीर आज़म ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पहले मरहले में उन्होंने कहा कि 5 IPP से मुआहदे ख़त्म कर दिए गए हैं, जिससे सालाना 60 अरब मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिजली की कीमतों में कमी देखने को आएगी। इसके अलावा सऊदी वफ़द जो है सरमायाकारों का, वो 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है। आज अप्रॉक्सीमेटली 25 मुआहदे ऐसे हैं जिन पे दस्तखत हुए हैं और SIFC का किरदार भी बहुत ज़्यादा इसमें रहा है। आर्मी चीफ का किरदार जो है बहुत ज़्यादा अहम रहा है। वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी ये बोला है। हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए। सबसे पहले नदीम कुरैशी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा हमारे साथ रफ़ीक रिजवाना, रहनुमा नून लीग, मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे तैमूर तालपुर साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिरगे के हवाले से और ये बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। नदीम कुरैशी साहब, ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी वफाकी हुकूमत की जानिब से। जितने भी सियासी इख्तलाफात को देखा जाए तो उनको एक तरफ रख के आज वज़ीर दाखिला वज़ीर आला केपी के साथ बैठे थे और दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए इस मामले पर बात की गई। बताइएगा सबसे पहले PTI का क्या लाहेअमल है, किस तरह सोच रही है, क्योंकि अगर हम कुछ अर्सा पहले की 3-4 रोज़ पहले की बात करें तो तर्जुमान जो हैं KP बैरिस्टर सैफ, उनकी जानिब से भी एक बयान आया था और उसके बाद PTI काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार नजर आई है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं गुजारिश आपसे कर दूं, पाकिस्तान का इस्तेहकाम सबसे ज्यादा अहम होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये हकीकत है और अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा तरक्की दे। मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइन स्टेप है और फेडरल गवर्नमेंट ने अगर अली अमीन गंडापुर साहब को ये टास्क दिया, जो अभी मेरे पास न्यूज आई कि उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो PTF से मुज़ाकरात करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ऑनर है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी। पख्तून जिरगे की ये जो रिवायत है वो अरसा दराज से सदियों से चली आ रही है और आज इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान ने भी, दीगर पोलिटिकल पार्टीज ने भी, वज़ीर हाउस में जाकर गवर्नर KP ने भी और वज़ीर दाखिला ने भी अली अमीन गंडापुर साहब पर अपने एतमाद का इजहार किया। ये मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे खुशी है इस बात की। मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर इस टास्क को पूरा करेंगे। यकीनन पाकिस्तान को किसी ना दहशतगर्द के लिए सेफ प्लेस होना चाहिए, ना पाकिस्तान को किसी वतन दुश्मन के लिए सेफ प्लेस होना चाहिए। हम पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर, पाकिस्तान की मजबूती पर इसी तरह अगर इकट्ठे बढ़े और सब लोग, ये नहीं है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर है वहां पर, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये मुल्क हमारे लिए माँ है, हमारी इज्जत है, हमारे माथे का झूमर है, इस मुल्क से हमारी पहचान है और मुझे 100% यकीन है ये जो स्टेप लिया गया इसके आने वाले दिनों में भी बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे। जिन लोगों ने ये फैसला किया, और जाहिर है पख्तून कौम की अपनी रिवायात है, वहाँ वो अपनी रिवायात के को बहुत ज्यादा इज्जत और फौकियत देते हैं और वो बड़े बड़े मसाइल अपने इलाकाई जगहों में हल करते हैं। उनके जरगे के फैसले को बड़ी इज्जत और वकार की निगाह से देखा जाता है। जो भी ग्रोह, जो भी शख्स, जो भी पार्टी उस जगह के फैसलों से इनराफ करती है उसका भी सोशल बाइकाट होता है। तो मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इस स्टेप से पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखेंगे और सियासी तौर पर आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है उनमें भी कमी आएगी। वो डिफरेंसेस रहे, डिफरेंसेस होते हैं, कभी नहीं हो सकता। यही सवाल करने लगी थी नदीम साहब के जिरगे के मामले पे तो एक पेज पर आ गए हैं, बाकी जितने भी मामला चल रहे हैं वफाकी हुकूमत और KP हुकूमत के दरमियान, क्या उसमें भी एक पेज पे आ जाएंगे?
देखिए, मैं समझता हूँ ये एक ओपनिंग है, एक विंडो ओपन हुई है, एक ताज़ा हवा का झोंका है और हमारे किसी भी एक इशू पर 100 लोगों में से 100 की राय जैसी नहीं होती। कुछ लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की अपनी एक राय है, मैं अपनी एक राय समझता हूँ। और अगर केपी के चीफ मिनिस्टर ने ये डिसीजन किया और फेडरल गवर्नमेंट ने भी उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो ये यकीनन आने वाले दिनों में बहुत सारी इश्यूज पर एक अच्छे हल की तरफ बढ़ने में हमारे लिए मुआविन साबित होगी। मैं नहीं समझता कि अब हम बोथ साइड्स को, बल्कि ऑल साइड्स को इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरह मिस करना चाहिए। जिन वाशी बहरानों से पाकिस्तान गुजर रहा है अरसा दराज से, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान मुश्किल से गुजर रहा है, चैलेंजेस हैं। नदीम साहब, आपकी बात में बहुत क्लैरिटी है, आप बहुत क्लियर लग रहे हैं इस मामले पे। ये जो आपकी पार्टी के दीगर मेंबरान हैं, स्पेशली अगर बैरिस्टर सैफ की बात की जाए, वो क्लियर क्यों नहीं है? और उनका अभी मैंने इंट्रो में भी कहा कि उनकी जानिब से जो बयान आया था वो तो इससे बिल्कुल उलट था। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ हर शख्स की एक पार्टी राय तो होती है, अपनी एक जाती राय भी होती है। मैं कम से कम इस बात पर पार्टी के मामलात में तो सारे रहनुमाओं को एक पेज पे आना चाहिए ना, उसी से क्लैरिटी आती है कि हाँ जी ये तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, हमारी पुलिस ने, हमारी अवाम ने, हमारे APS के मासूम बच्चों ने, उनकी फैमिलीज ने जो कुर्बानियां दी, कौन उससे इनकार कर सकता है? एक जवान जब शहीद होता है तो उसकी फैमिली को पता होता है उस शहीद की कितनी इंपॉर्टेंस थी। मैं नहीं समझता कि इन जो क्रिटिकल इश्यूज हैं इस पे कोई किसी भी नौयत की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इस पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। ये हमारी एक रेड लाइन है सब लोगों की एज ए नेशन। मैं नहीं समझता कि कोई शख्स भी अगर इससे डिफरेंट राय रखेगा तो पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी बड़ा वाज़ेह इस पे मौक़िफ़ रहा है और मुझे यकीन है कि आज का जो ये ब्रेक थ्रू है ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत सारी मस्बत खबरें लेकर आएगा। पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से दिन ब दिन बिलखुसूस पॉलिटिकल लोगों से मुतनफ़िर हो रही है, उनका एतमाद इदारों पर, पार्लियामान पर खत्म हो रहा है, जो उनके एतमाद में इजाफे का बाइस बनेगा। ठीक है, नदीम साहब साथ रहेगा। हमें तैमूर तालपुर साहब ने भी अब ज्वाइन कर लिया है। रफीक रजवाना साहब की जानिब बढ़ूंगी। रफीक साहब, मुज़ाकराती कमेटी इस जरगे के हवाले से बन चुकी है और ये अच्छा एक इक़दाम है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि वो दहशतगर्दी के मामले में केपी हुकूमत के साथ वो बैठी है। इस सारे अमल को आप किस तरह देखते हैं? ये एक खुशाइंद अमल है और क्या मामलात आपको हल होते हुए नज़र आ रहे हैं आगे? रफीक को आवाज़ आ रही है? रफीक साहब से बात करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जिरगे के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आज जिरगा हुआ है, मुज़ाकराती कमेटी बनी है और अली अमीन गंडापुर ने इजाज़त मांगी है, इख्तियार मांगा है। इस सारे चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये ऐसा मसला है जिसमें बहुत ही तंगी चल रही है, पर मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा चीजों की जरूरत है। गंडापुर से एक बहुत ही नॉन सीरियस शख्स है, जिस तरह से वो KPK की राइज है, जिस तरह से वो किसी लिए डेली अरेस्ट करने वो आपसे मेरे से छुपा वाले हैं, बयान एक देते हैं तो उस पर यकीन लेते हैं, खुद पुलिस के घर से भाग जाते हैं और कहते हैं कि मैं हिरासत में था और अलग अलग करते रहते हैं। तो हमारी जो एक मुज़ाकराती कमेटी है, मेरे ख्याल से उनको ये राइट पहुंचता है कि वो उस पर सोच विचार करें और जो जिस तरह से KPK के जानने मेरे ख्याल से होना भी चाहिए और जरूरी भी है। अच्छा सर, आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है? अभी नदीम साहब की बातों से तो बहुत क्लैरिटी नज़र आ रही है, लेकिन हमने माजी में देखा कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के जितने भी बयानात सामने आए हैं वो वफाकी हुकूमत के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो जिरगों को माइल करने में मददगार साबित हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि गंडापुर साहब किसी भी चीज़ में कामयाब होंगे। उनका स्टांस बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक वन वे स्टांस किया हुआ है, सिवाय लड़ने झगड़ने के, पिटाई करने की कोई बात नहीं करते, कोई गवर्नेंस उनके पास नहीं है।
और जहाँ जहाँ भी हमने कोशिश की, शुरू में हमारे गवर्नर केपी जी ने कोशिश की कि वो एक ब्रिज का किरदार अदा करें जो कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के बीच में जो रिफ्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं वो खत्म करें। पर उसके बजाय उन्होंने और उन चीजों को बढ़ाया और झगड़े किए और मसले मसाइल बढ़ाए और वफाक की और सूबों की जो आपस में चपकलिश थी वो और खराब होती गई। फिर आप अलग से इंटरनेशनल पावर्स को डिवाइड करते हैं कि वो आके लोकल मसले प्रोविंशियल लेवल पे हल करें। तो ये सारी चीजें जो हैं देर गिविंग अ वेरी सैड टेस्ट, अ वेरी बैड टेस्ट। और हमें जो अमकान था, जो चांसेस थे कि ये खत्म होगी, बेहतर गवर्नेंस होगी, वो सारे अब हमारे ख्वाब मेरे ख्याल से मिट चुके हैं और हमें कोई ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। ऑफकोर्स रास्ते तो बहुत हैं, गवर्नर आज भी है, पर कि हम पीपल्स पार्टी में डेमोक्रेटिक रूल में बिलीव करते हैं तो इस वजह से हम अभी तक चुप करके बैठे हैं। वरना मैं समझता हूँ वफाक की इस चीज पे अहल हो गई है कि ये चीफ मिनिस्टर सूबे को चला नहीं सकता और कोई ऑल्टरनेट हमें लाना पड़ेगा। नदीम साहब, अभी आपने कहा कि ये खुशाइंद कदम है और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत सी चीज़ों में मामलात जो हैं वो शायद केपी हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के साथ ठीक हो जाएंगे। आईनी तरमीम का मामला अभी सरे फहरिस्त है और आपको लगता है कि क्या अभी आईनी तरमीम पेश किए जाने के भी चांसेस हैं और पीटीआई की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इसमें? देखिए, एक चीज तो तय है, हमारे जो डिफरेंसेस, जो पॉलिटिकल हमारी आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, जो मौजूदा हुक्मरानों का बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ रवैया है, हमारे लीडरशिप को सियासी केसों में जमीर का कैदी बनाकर जिस तरह से जेलों में डाला जाता है और रखा गया अभी तक, और जिस तरह से आए रोज हमारे वर्कर्स पे क्रैकडाउन होते हैं, हमारे अराकीन असेंबली को गिरफ्तार किया जाता है, हमें एक एंटी स्टेट और एक इंतशार पसंद जमात बनाने का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। उस पे हमारे जो डिफरेंसेस हैं उसके पीछे वजह भी तो ये है ना कि कुछ बयानात ऐसे रहनुमाओं की जानिब से आते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। कतन ऐसा नहीं है, कैसे एक भी शख्स ऐसा नहीं है, ये स्टेट है तो हम है, कैसे हो सकता है? हमारा इख्तिलाफ सियासी है, हमारा इख्तिलाफ कानून से है, हमारा हर उस शख्स से इख्तिलाफ है जो जमहूरियत की आड़ में फॉर्म 47 के जरिए असेंबली में बैठा हुआ है। हम हर उस शख्स से इख्तिलाफ रखेंगे, मैं नहीं रखूंगा, मौरख रखेगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब इस मुल्क की हिस्ट्री लिखी जाएगी, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को साने बांग्लादेश के बाद, साने ढाका के बाद दूसरा बड़ा एक सानिया करार दिया जाएगा। चूंकि जब आप अवामी राय को जमीन दोज कर देते हैं तो आप मुल्क के लिए खैर नहीं कर रहे होते। जो हुक्मरानों का, अगर हुक्मरानों के रवैये में बेहतरी आई, हमें मालूम था कि ये असेंबली लेजिटिमाइज नहीं है, इन असेंबलियों को अवाम ने मुंतखब नहीं किया, लेकिन हमने सिस्टम को चलने देने की ख्वाहिश तक इन असेंबलियों का हिस्सा बने, पार्लियामान का हिस्सा बने, इंतखाबात में हिस्सा लिया, कायदे अमान का इंतखाब हो, वो स्पीकर डेप्टी स्पीकर का हो, उसकी असेंबली की प्रोसीडिंग का हिस्सा बने। ठीक है नदीम साहब, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे मौजूद गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आईनी तरमीम के हवाले से। मैं चाहूँगी पहले उसी को ही कंटिन्यू करें, उसके बाद हम IPPs के बारे में बात करेंगे। तैमूर साहब, आपकी जारी बढ़ूंगी क्योंकि जो हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने आईनी तरमीम का मामला अपने हाथ में लिया है और आज ये जिरगे के हवाले से जो वफाकी हुकूमत और केपी हुकूमत साथ बैठी है, जो कि एक खुशाइंद कदम है और पॉजिटिव कदम लग रहा है। आपको लगता है कि आईनी तरमीम में PTI मान जाएगी? अब देखें, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो मैटर है आईनी तरमीम का, ये बिलावल भुट्टो साहब के बहुत ही दिल के करीबी मैटर है, क्योंकि ये इनकी शहीद वालदा का एक ख्वाब था जो इन्होंने पूरा करने का अज़म किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला में उम्मीद है करके रहेंगे। हम बास तौर जब भी कोई इश्यूज होते हैं, हमने हमेशा कोशिश की है कि हम PTI से बातचीत करें, हमने हमेशा कोशिश की है कि उनको एक पेज पे लेके आएँ, वो खान को छोड़कर थोड़ा पाकिस्तान का बारे में भी सोचना शुरू करें। पर अभी तक जो हम देख रहे हैं तो खान के अलावा उनको कोई परवाह नहीं, और खान ने ये कसम उठाई हुई है कि इस मुल्क की जितनी तबाही, बर्बादी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ला सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला सकता है, वो ला रहा है और लाता रहेगा। अब जो लोग हमसे इनके बातचीत करते हैं और जो कुछ समझदार लोग हैं जो हमारी बात से एग्री भी करते हैं,
उनके साथ क्या होता है कि जब हमसे बातचीत करके और मैसेज आगे पास ऑन करते हैं तो उनकी लिस्ट में नाम आ जाता है, उस लिस्ट में नाम आ जाता है जो कि खान की मुलाकात उनके साथ फिर बंद हो जाती है। तो लिहाजा सारे वन ट्रैक पे ही चल रहे हैं। जब तक इमरान खान बातचीत के लिए सीरियस नहीं होगा, कोई और सीरियस नहीं होगा। सेकेंडली, एक और खुशहाइन बात है कि पीटीआई हमें वोट करे या ना करे, मौलाना साहब के साथ मिलकर हमारे नंबर्स पूरे हो चुके हैं। तो अगर ये इस चीज में हमारे साथ आएंगे तो हम इस पे भी राजी हैं कि हम उनकी कोई बातचीत सुन सकते हैं। अगर उनका कहीं अच्छा, किसी तैमूर साहब, मौलाना चीज पे साहब डिफरेंस, आपके मुसव्विदे पे एग्री हैं? क्योंकि उन्होंने तो अपना मुसव्विदा और अपनी शराइत कल बयान की है ना। हमने अपनी चीजें बयान की हैं, उन्होंने अपनी चीजें बयान की हैं। कुछ उनकी चीजों पर ऑलरेडी हम एग्री कर चुके हैं और कुछ हमारी चीजों पर भी वो एग्री करने के मूड में हैं। तो मेरे ख्याल से ना मेरा एक बीच की चीज आएगी जो कि वैलिड होगी, जिस चीज का इस मुल्क को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को सख्त जरूरत है। जो हालात हैं आजकल अदलिया के, जिस तरह से 10-10 साल केस चलते रहते हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सिस्टम कैरी ऑन करे। हमारी जुडिशरी इज वन ऑफ द वर्स्ट जुडिशरीज इन द वर्ल्ड। वी वांट टू मेक लेकिन इट मौलाना बेटर। साहब के हमारे पास मुसव्विदे के मुताबिक उनकी शर्त ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की आप नई कमेटी बना दें, ठीक है, और लेकिन आईनी अदालत के हक में वो नहीं है। जबकि पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। देखिए, हमारे बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस थे जो अब कट डाउन करके शॉर्टलिस्ट हो गए। उनमें से एक ये शर्त आपकी बिल्कुल सही है कि वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बननी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बनना चाहिए ताकि हर कोई अपने अपने दायरे के अंदर रह के काम करे। पर मैं समझता हूँ बहुत जल्द हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तैमूर साहब, एलिगेशंस ये भी तो लगाई जा रही है ना कि सिर्फ एक फर्द को फायदा देने के लिए ये अदालत बनाई जा रही है आईनी, जिसका क्लैरिटी दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जज आगे आता है। बिल्कुल, बिलावल साहब ने भी क्लैरिटी दी है और हम सब लोगों में भी बहुत बेहतर क्लैरिटी आएगी जब ये अमेंडमेंट्स टेबल हो जाएंगी। उसके बाद हम वक्त देंगे डिस्कशंस के लिए। जिसका डिस्कशन होगा उसका एक एक जो आईनी जो इसमें पॉइंट होगा, जो चीजें होंगी, वो सब आपके मेरे सामने आएंगी और वो देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये एक फर्द की बात नहीं है, ये इस जुडिशियल सिस्टम के बारे में है। नदीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्योंकि पीटीआई की जानिब से ही ऐसी एलिगेशन सामने आ रही हैं कि सिर्फ एक फर्द को फायदा देने के लिए या आईनी अदालत बनाने के लिए ये तरमीम की जा रही है। नदीम साहब, आपको आवाज आ रही है? नदीम साहब की लाइन जो है वो तैमूर साहब, आपकी जानिब भी बढ़ूंगी। चलिए, आईनी तरमीम के हवाले से तो बात हो गई। आपको लग रहा है कि 25 तारीख से पहले ये तरमीम हो जाएगी? क्योंकि बिलावल साहब ने तो कहा है कि हमें कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि 25 तारीख से पहले हम ये तरमीम कर लेंगे। देखिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर ये इंप्रेशन किसी को है कि किसी एक फर्द को मदद की जा रही है या एक जज की मदद की जा रही है या किसी के खिलाफ काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हमारी कोई डेडलाइन नहीं है। ये 24 को भी हो सकता है, 24 पर 25 को भी हो सकता है, और अगर चाहें डिले करना तो हफ्ता और भी डिले कर सकते हैं। क्योंकि जो एक इंप्रेशन है, ये गलत इंप्रेशन आया हुआ है, उस इंप्रेशन को दूर करना बहुत जरूरी है। पर वंस अगेन वही बात मैं समझता हूँ कि जब तक ये चीजें आपके मेरे सामने नहीं आएंगी, जब तक ये अमेंडमेंट्स आप और मैं नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक आपको समझ में थोड़ी दिक्कत क्लैरिटी नहीं आएगी। नदीम साहब का रिकनेक्ट हो चुका है। नदीम साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि पीटीआई की जानिब से ही ऐसी एलिगेशन सामने आई हैं कि एक फर्द को फायदा देने के लिए आईनी तरमीम की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है। ये तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, हर शख्स यही कह रहा है, हुक्मरान बेंचेस के लोग यही कह रहे हैं। कौन सी ऐसी खास वजह थी कि सैटरडे और संडे के दिन अराकीन असेंबली को या रमा बनाकर असेंबली में रखा गया? किसी भी इत्तेहादी जमात के पास मुसव्वदा नहीं था, अपोजिशन के पास मुसव्वदा नहीं था। आप याद करें, लेकिन नदीम साहब, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मुसव्वदा सबको मिलेगा, उसके बगैर तरमीम नहीं करेंगे। मुसव्वदा सबको मिलेगा, बल्कि अवाम के सामने भी पेश किया जाएगा। देखिए, जब आप ये दावा करते हैं, जब आप ये फरमाते हैं कि हम ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, अभी तालपुर साहब ने फरमाया कि जी आईनी अदालत बीबी साहबा के दिल के बड़ी करीब थी, तो बिलावल साहब अपनी वालदा की विश पूरी करना चाहते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या वजह थी 2008 से 13 तक जब इनकी जॉइंट गवर्नमेंट थी, इनको याद नहीं आया? अभी ये पीडीएम की सूरत में थे, उस वक्त तो तहरीक इंसाफ
कुछ कर ही नहीं सकती थी, हम असेंबली से बाहर थे, इनको उस वक्त याद नहीं आया। क्या ऐसी खास वजह थी कि 63A की एक रिव्यू पिटीशन जो पड़ी हुई थी उसको एक ही दिन में वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत नया बेंच बनाया गया, उसको सुना गया। जो जिन जिन जज मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वो डिसीजन दिया था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, वो उसका पार्ट ना बने और 63A का की वो जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको चेंज कर नदीम दिया साहब, गया। 63A का फैसला पीटीआई के दौर हुकूमत में जो आया था वो तो आप कलअदम करार दिया गया है। आपको नहीं लगता कि तब भी एक शख्स और एक जमात को फायदा देने के लिए वो फैसला आया था? देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाज़ेह था कि पार्लिमानी लीडर जो होगा वो डिसाइड करेगा असेंबली प्रोसीडिंग में किस मेंबर ने कहाँ वोट देना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त उसी जजमेंट को अपनी जजमेंट में उसी आईनी शिक को इंडोर्स किया था। अगर आज मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि वो मुनासिब नहीं था तो मैं टाइमिंग पर जरूर हैरान हूँगा। कितनी रिव्यू पिटीशंस हैं जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जितने फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर गवर्नमेंट साइड से आज टीवी पर आकर तर्जुमानी कर रहे होते हैं। वो हमें कभी किसी कैदी का किस्सा सुनाते हैं, जी फलां कैदी था, वो 30 साल 20 साल कैद रहा, फिर उसका केस लगा। तो हम ये बुनियादी तौर पर ये चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारी जात को बेनिफिट हो जाए। तो मुझे बड़ी हैरानी है कि वो जो सैकड़ों हजारों केसेस जिनकी एग्जांपल्स गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स देते हैं, इनको वो कोई केस याद नहीं आया, इनको 63A का फैसला याद आया। और जो हम सुन रहे हैं कि तरमीम की जा रही है कि जो शख्स वोट देगा अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट, उसका वोट तो कंसीडर होगा, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। मतलब ये दुनिया का अनोखा कानून है, कोई शख्स चोरी करेगा, उसको चोरी का माल हजम करने की इजाजत होगी, वो चोरी का माल उस पर हलाल है। आइंदा चोरी करने तक, जब तक वो नेक्स्ट चोरी नहीं करेगा तो उसका जो पिछला जुर्म है वो खत्म। तो ये कवानीन लोगों को बता रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26 तारीख को पाकिस्तान के आईनी तौर पे चीफ जस्टिस होंगे। कानून यही कहता है, क्या वजह उनका नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा? क्या वजह थी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन उस वक्त 3 माह पहले कर दिया गया था। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिसपे हर शख्स की नजर है, निजाम इंसाफ। और मैं आज भी समझता हूँ पाकिस्तान में अगर किसी हद तक ह्यूमन राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है तो पाकिस्तान की इन अदालतों ने दिया हुआ है। अगर इन अदालतों से हटकर हुक्मरानों के रहम करम पर इस कौम को छोड़ दिया जाए, यकीन करें या अपने मुखालफिन के सर कलम कर दें। नदीम साहब, लेकिन पीटीआई की जानिब से बारहा एक्सटेंशन के हवाले से भी बात की गई है कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन काजी फाइज ईसा जो जस्टिस हैं उनकी जानिब से बहुत क्लियर मैसेज आया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। देखिए, आप एक बात ज़हन में रखें, अब मोअज़्ज़ज़ काजी फाइज ईसा साहब हो या कोई भी ऑनरेबल जज हो, मैं नहीं समझता कि इस तरह से हमारी आला तरीन मनसब पर फाइज लोगों को इस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए था। ये ओहदे इज्जत से ज्यादा अहम नहीं है। जिस मनसब के साथ इज्जत नहीं होती, मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, मैं तो इस पर यकीन रखता हूँ कि अगर इज्जत नहीं है तो इंसान की जिंदगी की भी कोई अहमियत नहीं है। तो जितना मुतनाज़ा हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारी पार्लियामान को, हमारे पूरे निज़ाम को मौजूदा हुक्मरानों की जल्दबाजी ने, मौजूदा हुक्मरानों की खुदगर्जी ने, मौजूदा हुक्मरानों के हिडन बेनिफिट्स ने जितना मुतनाज़ा बनाया है, इसकी माजी में मिसाल हमें नहीं मिलती। लेकिन अभी भी वक्त है, दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम अपनी अनाओं के खौल से बाहर आ जाएं। हम अपने मुखालफीन की जिंदगियां अचीरन करने की बजाय, अगर बकौल आपके इस पर डिबेट हो सकती है, बकौल हुक्मरानों के अगर उनके साथ माजी में कोई ज्यादती होती रही है, वो अपने अपोनेंट के साथ आज वो ज्यादती 10 गुना बढ़ाकर ना करें। आपने ये दिन फिर बदल लिए, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये लॉ ऑफ नेचर है। जिस दिन ने आना है उसने रात में ढलना है, रात में सुबह होनी है। सर, इस सारे मेरे ख्याल से दारुमदार मौलाना जो गेंद है वो मौलाना के कोर्ट में है। सर, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग भी कहते हैं, तमाम सियासी रहनुमा भी कहते हैं। आप लोगों के दौरे हुकूमत ने कुछ मुआहदे जो थे IPPs के जो कि दस्तखत हुए, आज एक डेवलपमेंट हुई है और 5 IPPs के मुआहदों को ले ऑफ किया गया है और पहले मरहले में 5 IPP से मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं और इससे फ़ायदा होगा कि बिजली सारिफीन को सालाना 60 अरब रुपए का। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं नदीम साहब? देखिए, अगर पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होता है, इन मुआहदों की कैंसलेशन की जो तहरीरी जो एग्रीमेंट है,
अगर वो सामने आता है और उसमें बेनिफिट पाकिस्तान की आवाम को जाता है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा कुछ आइंदा है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 30-30, 40-40 साल के नुमाइंदे, मतलब पार्लियामान की उम्र 5 साल। बहुत से चीफ जस्टिस साहब आते हैं, उनकी मुद्दत जो उनका टेन्योर होता है उनकी जस्टिस का या चीफ जस्टिस का, ये किसी भी ओहदे का वो चंद साल होता है। ये कौन से एग्रीमेंट्स थे जिनको 35-35, 40 साल के लिए इस कौम पर मुसल्लत किया गया? तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब ने जब इन सारे एग्रीमेंट्स को रिव्यू किया और 148 पर डॉलर को फिक्स किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था उस दौर का। अगर उस वक्त 148 पे डॉलर फिक्स ना होता तो आज अगर डॉलर की कीमत चले आज की बात कर लेते हैं नदीम साहब। तैमूर साहब, आप बताइए कि क्या हुकूमत ने IPPs के खिलाफ कमर कस ली है? अब आपको लगता है कि बिजली की कीमतों में कमी हो जाएगी, गरीबों को, आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाएगा? अब IPPs 5 IPPs के जो अगेंस्ट वो मुआहिदा है वो खत्म हुआ है आज। तैमूर साहब, काफी वक्त पहले ये बात जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बैठ के शहबाज शरीफ साहब के साथ की थी और बड़ा सीरियस डिबेट हुआ था जिसपे दोनों पार्टीज ने एग्री किया था कि जो IPP ज्यादती कर रही हैं, जिस तरह ओवर पेमेंट्स ले रही हैं और एट द सेम टाइम बिलो कैपेसिटी काम कर रही हैं, नाम का काम है और सामने कुछ भी नहीं। और ज्यादती और जुल्म किसके साथ? आपकी और मेरे साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ। तो एक अच्छा कदम उठाया है, पर मेरे ख्याल से इन 5 ये एक अच्छा कदम था आज वफाकी हुकूमत की से। नदीम कुरैशी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। और तैमूर तालपुर साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कहा जाता है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। अब हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं और हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। अब ये दावा कितना सच्चा है, इसके अलावा सऊदी सरमायाकारों का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में 3 रोज़ा दौरे पर मौजूद है और लगभग 25 मुआहिदों पर आज दस्तखत भी हुए हैं। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर सलमान शाह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि मैंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, आपको क्या लगता है ये दावा कितना सच है? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट तो आई थिंक ये बड़ा प्री मैच्योर दावा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़े वनरेबल हैं, बड़े एरेटिक भी हैं। कुछ बेहतरी डेफिनेटली आई है जब से आपने ये IMF प्रोग्राम हुआ है, उसके साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन आई है। लेकिन जितनी बेहतरी आनी चाहिए, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हमारी इकॉनमी इस वक्त ग्रोथ की तरफ जा सकती है। अब ग्रोथ जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्राइवेट सेक्टर जो है, अपने मुल्क की प्राइवेट सेक्टर है, वो भी भरपूर तरीके से इन्वेस्ट करे और उनको देख के फिर बैरून मुल्क से भी इन्वेस्टर्स आएँ। देखें, सऊदी अरेबिया हमारा बहुत अजीज़ दोस्त है और वो हर हालत में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी खुशी के साथ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की मदद करने के लिए कर रहे हैं और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे हम हालात ऐसे बनाएं जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कामयाब हो और बेहतरीन तरीके की हमारी अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए जिसके तहत हमारे अपने लोग भी इन्वेस्ट करने। और ये बेयकीनी की जो सूरत हाल है कि कल किसी को पता नहीं होता कि कल क्या होगा, ये हमें ख़त्म करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने ये तो क्या सलमान साहब ये इंडिकेटर्स जो हैं वो फैब्रिकेटेड हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉलिसी रेट जो है वो 29% से 14.5 तक आ गया है और अगर रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स की भी बात करें तो उनमें भी बेहतरी ही बताई जा रही है। इसके अलावा महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे भी आ गई है। देखें, बात ये है कि ये महंगाई बहुत बड़ी कॉस्ट पे कम की गई है और कॉस्ट ये है कि बेरोज़गारी, कॉस्ट ये है कि लोगों को अपने जो
अखराजात हैं वही पूरे नहीं हो रहे, बिजली का बिल देते हैं तो खाना नहीं खा सकते, खाना खाएं तो स्कूल नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान के अवाम की तो इस वक्त हालत जो है वो बहुत ख़राब है। इस हालत में अगर महंगाई कम हुई है तो डिमांड ही नहीं है ना, जब डिमांड नहीं है किसी चीज़ की तो महंगाई कैसे होगी? लोग जो पहले 2 रोटी खाते थे उनकी 2 रोटियां भी पूरी नहीं हो रही, और अभी तक हम देख रहे हैं कि बिजली के बिल उसी तरह आसमान पे हैं, इवन तो बहुत बातचीत होती है कि नीचे आ रहे हैं। तो इस वक्त जो महंगाई कम हुई है वो लैक ऑफ डिमांड से है, डिमांड मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा की है। इस हवाले से आज ठंडी हवा आई है सलमान साहब। आज आईपीपीएस के 5 कंपनी से जो हैं वो मुआहदे ख़त्म हुए हैं, तो हो सकता है शायद आने वाले वक्त में मज़ीद आईपीपीएस के मुआहदे ख़त्म हो जाएं और बिजली जो है वो सस्ती हो जाए, ऐसा वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, ऐसा वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं। नहीं, वो मतलब खुशफहमी में है कि ये बिजली की कमी हो जाएगी। देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली के रेट हैं और जो हिंदुस्तान में हैं या जो इस खित्ते में हैं वो हमारे से आधे रेट हैं। सो अभी तो हमारी अगर ये और बढ़ने से इंडिया और पाकिस्तान का तो कंपैरिजन मुझे लगता है बनता ही नहीं है सर। इंडिया तो मुझे लगता है बहुत आगे है। जहाँ तक बिजली का मामला है वो भी उन्हीं चीज़ों से बिजली बनाते हैं जिनसे हम बनाते हैं, और हमारी बिजली जो है वो मसनूई तौर पे बहुत ज़्यादा महंगी है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गलत मायदे भी किए हुए हैं और चोरी भी बहुत करते हैं और इनएफिशिएंसी भी बहुत है, और बिजली में हर तरह की ख़राबी है जो ठीक करने के लिए आपको बहुत मेजर काम करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन आप उठें और आप कहें जी हाँ जी सारा कुछ ठीक हो गया। वज़ीर आज़म भी तो सर यही कह रहे हैं कि रातों रात तो कोई चीज़ ठीक नहीं होती है। उनका मेन फोकस जो है इस वक्त मईशत पे है और वो कोशिश कर रहे हैं कि मईशत किसी तरह स्टेबल हो जाए। और अगर हम बात करें आर्मी चीफ की तो उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा किरदार निभाया है और वज़ीर आज़म ने उनके किरदार को सराहा भी है। देखें बात ये होती है कि ख्वाहिशें तो सारी की सबकी ख्वाहिश यही होती है कि इकॉनमी अच्छी करे, तेज़ी से ग्रो करे, बेशुमार जॉब्स बने, नौजवान नस्ल जो है उसको उसकी आमदन शुरू हो, आमदन बढ़े, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बढ़े, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ें, पाकिस्तान की जो लाइवलीहुड्स हैं वो बेहतर हों, हमारे शहर बेहतर हों, हमारे देहात बेहतर हों, ये सब की ख्वाहिश यही है। लेकिन ये करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, नारेबाजी से तो नहीं हो सकता। अगर आपने यही कहना है कि जी IMF प्रोग्राम क्योंकि हमने दस्तखत कर दिए हैं और उसके बेसिस पे हमने अवाम को निचोड़ के रख दिया और अब सब कुछ ठीक हो गया, तो ये तो नहीं ठीक हुआ ना। अभी तो बहुत काम करना है। अभी आपने इस इकॉनमी का रुख चेंज करना है। हमारी इकॉनमी जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही जिस हिसाब से करना चाहिए। जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितनी हमारा यूथ बल्ज है, जिस तरह की हमारी लोकेशन है, हमारी तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $100 अरब से ऊपर होनी चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो यहाँ तो नौकरियां बेशुमार होनी चाहिए, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह का आपको क्या लगता है ये कैसे मुमकिन है? क्या सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा? बिल्कुल, ये तो एक क्विड प्रो को है ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आप नहीं लाएंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होगी, और अगर होगी भी तो वो बड़े लोअर ऑर्बिट में होगी। इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है 2-3% से भी नीचे है, हमें तो 8-9% की ग्रोथ चाहिए। उसके लिए एक टोटली डिफरेंट ओरिएंटेशन चाहिए। हमें जो इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स हैं इकोनॉमी पे वो ख़त्म करने पड़ेंगे। हमें गवर्नेंस अपनी बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। हमें जो हुकूमत के अखराजात हैं। ठीक है, डॉक्टर सलमान शाह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब ही गामज़न रहें। आज के शो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।